जी। मैं राशिद जी से पूछूंगी कि जो अभी जमीनी हकीकत है चौथे चरण की, वो क्या है? जहीर, आप बताइए थोड़ा सा कि जो चौथे चरण का जो मतदान हो रहा है और जिस तरीके से जो वोटर टर्नआउट हम अभी देख रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? पीलू जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं अश्विनी जी की बात का जवाब दे दूं कि शब्दों के खेल में वो थोड़ा सा मुझे गलत बता गए कि मैंने कहा भाजपा समाप्त हो जाएगी। दुनिया में कोई पार्टी समाप्त नहीं हुआ करती। सीपीएम और सीपीआई भी अभी तक जिंदा है। भले ममता बनर्जी 15 वर्षों से वहां राज कर रही है। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, 10 मार्च के बाद हम पता करेंगे। मेरे शब्द ये थे। और अब मैं आपको बताता हूँ चरणों की बात। मैम, ऐसा है, एक्चुअली पश्चिम के बारे में भी कहा गया। देखिए, पश्चिम का और फिर मुरादाबाद साइड का और थर्ड फेज, तीनों फेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो एक प्लानिंग थी वो चेंज होती चली गई। चौथे फेज में उनको मालूम नहीं कि उनको प्लानिंग क्या करनी है। मैं किसी हिसाब से सुन रहा था, वो बात बहुत सटीक है कि अब ये कमंडल और मंडल की लड़ाई है। जहां पर मुस्लिम जिस सीट पर 50,000 1 लाख से ज्यादा हुआ करता है या बाहुल्य होता है, वहां ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाती है। और जहां पर मुस्लिम थोड़ा कम होता चला जाता है, तो वहां जो इलेक्शन है वो जातियों में बढ़ जाता है, ना कि धर्मों में। ये चौथा फेज जो है, ये जातियों में बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूं, आपको भविष्य में पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां, जैसे पीलीभीत को ले लीजिए, 1 लाख से ज्यादा शहर सीट पर ज्यादा मुस्लिम है। कुछ यहाँ पर जो है लखनऊ के अंदर भी एक जगह 1.25 लाख है, जहां से शायद पूजा शुक्ला लड़ रही है कोई, मेरे ख्याल से। तो बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शहरी मतदाता जो है वो नीरस है। और बाकी जो मतदाता है वो बढ़ चुका है जातियों में। और 5 बरस उन्होंने अपना उत्पीड़न देखा है, एंटी कंबेंसी देखी है, और भाजपा के खिलाफ माहौल है। ये चौथा चरण जिसको कहा जा रहा था चौथा और पांचवा, मैंने भी एक बार कहा कि चौथा और पांचवा पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, मैं पुरानी बातों में नहीं जाया करता कि साहब इस पर ये परसेंटेज ये था, ये परसेंटेज ये था। लेकिन ये चौथा और पांचवा चरण पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा महसूस दे रहा था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, जातीय समीकरण की वजह से। क्योंकि बहुत सारी जातियों ने बहुत मजबूती के साथ अमित शाह जी की रणनीति के तहत वोट भारतीय जनता पार्टी को किया था। लेकिन इस बार आप चाहे कैंडिडेट का चयन माने या उनका उत्पीड़न माने, उनमें से सेंध लगाने में कामयाब हो गए अखिलेश यादव। देखिए, आप परसों ही सुन लीजिए, हमारे जब कानपुर में हो रहा था, सब लोग ये कह रहे थे कि कानपुर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा एज मिल रहा है। लेकिन उसके बाद सब लोगों ने कहा कि नहीं, 4 से 5 सीटें शायद समाजवादी को मिल जाएंगी। यानी कि 29 सीटें जो आलू बेल्ट हैं, वहां पर तो यादवों का, या यादव बेल्ट कह दीजिए, वहां तो वर्चस्व था ही। हालांकि मैंने ये कह चुका हूं कि वहां पर सेंध इतनी नहीं लगा पाया है समाजवादी गठबंधन, जितनी उम्मीद की जा रही थी अपने गढ़ के मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद कानपुर के अंदर सेंध लगी। अब ये चौथे चरण के अंदर भी गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब हो गया है। कैंडिडेट, कहीं कैंडिडेट के रूप में, एक दफा की मैं आपको बताऊं, कांग्रेस आई ने 22 एमपी जीत लिए थे। उसमें राज बब्बर भी आ गए थे, उसमें स्टार भी लोग लेकर आ गए थे। और ये खाली अभी की बात नहीं, अमिताभ बच्चन जी को राजीव गांधी लेकर आ गए थे। और रीता बहुगुणा जी के जो पापा थे, शायद उनको हरा दिया था मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब यह है। लेकिन इस चरण में, चौथे चरण में, भारतीय जनता पार्टी को जितना मजबूत समझा जा रहा था उतना मजबूत नहीं है। देखिए, आप ही के पिछले प्रोग्राम में एक साहब बता रहे थे कि वो टैनी जी का वाकई, ये जो घटनाएं होती है ना, मंदसौर के अंदर इससे बड़ी घटना हुई है, उसको भी भूल गए थे। और वो 8 सीटें वहां पर भाजपा ने जीत ली थी। मुझे इन घटनाओं की समझ में नहीं आती। एक आदमी, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो जब आरक्षण का टाइम था, तो एक लड़के ने अपने ऊपर आग लगा ली थी। वो हिंदुस्तान में मशहूर हो गया था। मैं बता रहा हूं तमाम पैनलिस्ट को, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, उसका नाम भी याद नहीं है हमें। हमारी आदतें राजीव भूल जाना। गोस्वामी। हाँ जी जी सर, हमारी आदतें भूल जाना। इसी तरह से हमारी सरकारें करती क्या हैं कि ये वोटर हमारे एहसानात, ये एहसानात समझते हैं, योजनाओं को भूल ना जाएं। इसीलिए आचार संहिता लगने से पहले पहले तमाम के तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं। 53,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। 4 लोग बैठे, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, और तुम्हारे प्रधान जी। इन्होंने कहा हमें मार्च तक आप 2 टाइम का वो दे दीजिए राशन। 10 मार्च के बाद क्या अश्विनी जी कह देंगे मिल जाएगा 2 टाइम, महीने में 2 बार? सिर्फ इसीलिए तो कहा गया क्योंकि चुनाव करीब है और इससे जो है हमें एक एज मिल जाएगा। और वो एज इनको मैं बता दूं मिल भी रहा है। लेकिन अमित शाह जी, जिनको चाणक्य समझते हैं, वो हर काम ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा ही छक्का मारेंगे हर के अंदर।
भारतीय बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था ना, उनको पता ही नहीं है। मैं एक शेर सुना दूं आपको कि एक शेर कहा कि हर हंसी मंजर से यारो दूरियां कायम रखो, चांद अगर धरती पे उतर आया तो देख के डर जाओगे। यानी कि चांद अगर बिल्कुल पास आ जाएगा तो आप और हम डर जाएंगे, दूर से अच्छा लगता है चांद। अमित शाह जी ने क्या काम किया, जाने अनजाने में सेल्फ गोल कर लिया। मैं आपको वो क्या क्या कि बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सा बढ़ाने की बात कर दी। बहुजन समाज पार्टी फ्री राशन के चक्कर में बहुत सारा वोट अश्विनी जी आपको जा रहा था, आप बिला वजह उन्हें सजग कर रहे हो। अगर वो सजग हो गए ना और वो मुस्लिम पे चले गए या इधर आधर चले गए, गठबंधन पे चले गए, तो आपका नुकसान है उसमें। चौथे चरण की बात करके अपनी खत्म करता हूं। यहां पर गठबंधन ठीक ठाक लड़ रहा है, मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, ठीक ठाक लड़ रहा है। और लखनऊ जैसी जगह में जहां 9 सीटें, शायद 4-5 सीटें बड़े बड़े उलटफेर होने वाले हैं। वो जो लेकर आए ना ईडी को, शायद देखिए वो राजेश्वर जी हैं, उनका राजपूत है मेरे ख्याल से, उनका वोट बैंक कम है। ये लोग भी खतरे में पड़े हुए हैं। अभिषेक मिश्रा दूसरी पार्टी पर लड़ रहे हैं, वहां पे मुस्लिम बहुत सारे हैं। पूजा शुक्ला जहां पर लड़ रही है 1.25 लाख 1 लाख से ऊपर ज्यादा मुस्लिम है। ये इकट्ठे होकर के यहाँ पर भी आपको दबोच लेंगे। और अब मैं आपको आधी लाइन की बात करके खत्म कर देता हूँ। ओबीसी वर्ग जो है, जितनी उम्मीद मुझे की जा रही थी, मैं जो तीसरे चरण में मैं निराश हो गया था कि भैया उतना ओबीसी शायद समाजवादी की तरफ नहीं आ पाया। निराश इन द सेंस कि जो मैं लिख देता हूं जब उसके मुताबिक नहीं होता, लेखक के मुताबिक, मैं समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं हूं, नहीं होता तो निराशा होती है। जब मैंने कहीं लिखा हुआ है कि भाई ये समाजवादी पार्टी 200 से पार करेगी, ये मेरा कहना पहले भी था, आज भी मैं खुलेआम कह रहा हूं आपसे, तो वो जो पिछड़ा वर्ग था ओबीसी में इतना ज्यादा नहीं मिल पाया था कि तीसरे चरण में, चूंकि यादवों को थोड़ा सा गुंडा टाइप बताने में कोशिश की जा रही थी, जैसे पश्चिम के अंदर मुस्लिमों को बताया जाता है। तो इनके चौथे चरण में इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास मुद्दा क्या है। और पिछड़ा जो है वो थोड़ा नाराज है। और इस बार उम्मीद से थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, गठबंधन को वोट मिल रहा है और उनको इतना ही वोट चाहिए था। और चौथे चरण के अंदर गठबंधन को अच्छी खासी उनके हिसाब से जीत मिल जाएगी। ओके ओके, अमिताभ जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद फिर दिनेश, तायरा जी। हाँ बोलिए राशिद जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ बोलिए राशिद। राशिद आप अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। हाँ आप क्या कह रहे थे? मैम काफी देर में नंबर आया, चलिए थैंक यू। मैं कहना ये चाहता था मैम कि नवाब मलिक का जो गिरफ्तारी है उसको मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ने की कोशिश करने की बहुत देर से सोच रहा था कि ये हुआ क्यों है। देखिए 13 मंत्रियों के नाम है महाराष्ट्र प्रदेश में, अलग अलग केस इसी से रिलेटेड, लेकिन गिरफ्तारी नवाब मलिक की उस समय होती है जो आशुतोष सर कह के गए कि टाइमिंग में कितनी जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक तरफ निगाह किसी की नहीं जा रही है कि ये जो नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे और क्या क्या इंटेंशंस हो सकती हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक वोट है उसे अगला वोट कहा जाता है और उसके अंदर नीरसता नजर आ रही है। तो उनको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर दें कि एक पर्टिकुलर समुदाय का मंत्री, उसको हम गिरफ्तार करें, तो यहाँ जो अपर कास्ट है उसको एक मैसेज ये दिया जा सकता है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम किसी से समझौता नहीं करेंगे और वो कम से कम घर से निकल करके वो आ जाए। एक कोशिश तो ये भी हो सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। कल श्रवण गर्ग जी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कैसी बात कही, मैंने आपसे 3 दिन पहले 5 रोज पहले ये बात कही थी कि देखिए 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान से मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन 2017 में वो प्रचंड जीत के साथ आई है। ये वाली बात को देखिए समय गुजारने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब सत्य हिंदी को गुजरात का एक ड्राइवर देखता है और श्रवण गर्ग जी से कहता है कि आप तो सत्य हिंदी पे आते हैं, तो हम पर्टिकुलर सीट का एक मशवरा तो दे सकते हैं, एग्जाम्पल तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अभी हमारे अपूर्व भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी हो या आसपास का ये एरिया हो, यहाँ पर बहुत जबरदस्त डेंट पड़ने वाला है। ये 100 सीट कह रहे हैं, मेरे आकलन के मुताबिक 105 सीटें 3 चरण में समाजवादी पार्टी पे आ चुकी हैं। अब ये जो आ रही है जिसको गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, ये गढ़ इसलिए, इसमें भी डेंट अगर लग रहा है तो ये गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि ये मुद्दे 3 चरणों में तो इनको मुद्दे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलते रहे, हिंदू मुस्लिम और ये लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ यादव बदमाशी करते हैं, इस तरह की कोई बातें कहते रहे। चौथे चरण में देखिए नकाब को लेकर आए, नकाब नहीं चल पाया है,
उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों को फांसी हो गई, आतंकवादी का मुद्दा लेकर आए ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके कि देखिए हम एक पर्टिकुलर समुदाय के पेस टाइट कर रहे हैं, आप हमें वोट दे दीजिए। वो नहीं चल पाया। अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी की जा रही है। मैं इस तरफ इशारा करना चाहता था। अच्छा, दूसरी बात ये पूरे परिप्रेक्ष्य की बात ये होती है मैम, एक एक सीट का हम कभी कभी थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, लेना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर एक चुनाव जैसे हर एक दिन नया और नया दिन होता है, ऐसे हर एक चुनाव नया चुनाव होता है। पुरानी टाइम में किताबों के अंदर मेरे पास इतने सारे आंकड़े हैं, ये मैंने आपके कहने के बाद लिखे हैं। आप यकीन मानिए मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गिनतियों पे कि सरोजनी नगर में क्या होने वाला है और ब्रजेश पाठक क्या करने वाले हैं। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात ये चल रही है कि वहां से जो मोदी जी परसेप्शन बनाते हैं 2017 से पहले, अभी एक साहब ने कहा कि मोदी जी को देख के टीवी बंद कर देते हैं लोग। बिल्कुल, चलिए मान लिया हमने आपकी बात को, लेकिन एक बात ये बताइए, 2017 के चुनाव में योगी जी थे नहीं, मोदी जी के नाम पे तो चुनाव लड़ा गया था। ऊपर से जब एक एक्शन हुआ करता है, अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उसका जमीन पर असर पड़ता है। उनको तीनों दोनों को ये पता चल गया, थिंक टैंक को ये पता चल गया, मोहन भागवत को ये पता चल गया कि हमारा वोट बैंक निकल कर नहीं आ रहा है। तो अब कैसे भी लेकर आओ, ये छुट्टा जानवर का जो मुद्दा है ना मैम, मैं खुद कवर करके आया हूं, ये 2019 में भी था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं मुद्दे रह जाते हैं। एक बात मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक दामाद अपनी ससुराल से नाराज था, तो उसको जब वो चला गया तो उसने कहा कैसे आ गए, आप तो नाराज थे। उसने कहा वो फला गाय जो आ रही थी आपके गांव में, मैं उसकी पूंछ पकड़ करके आ गया। तो होता यूं है कि मुद्दे कभी कभी जो जिसको वोट देना पड़ता है ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या पक्ष में, वो मुद्दे पकड़ लेता है। अभी एक बहुत बड़े पत्रकार लखनऊ की जमीन पर टहल रहे थे, उन्होंने कहा राष्ट्र के बारे में जो सोचता है उसको हम जो है वोट देंगे। उसने कहा राष्ट्र के बारे में क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने? कह रहे पाकिस्तान को देखिए। बोले चीन के बारे में बताइए। उसे दरअसल भारतीय जनता पार्टी को वोट ही देना है, तो उसने राष्ट्रवाद की बातें करा कर शुरू हो गया है। बात को कंक्लूड करके करते हुए ये बात बताना चाहता हूं मैम कि ये गढ़ है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीतापुर हो, लखीमपुर हो, और वो तुम्हारा अमेठी जो सॉरी मेनका गांधी वाला एरिया हो, चाहे उनके भाई हो, मेरे भाई हो, कोई भी हो, वहां पर डेंट लग चुका है। और यहाँ पर जो पहले सीट जीत चुके थे 51 और 50, वो हालात नहीं है। लखनऊ जैसी जगह जिसको गढ़ कोई कहता, कोई गढ़ नहीं भी कहता, उसमें भी समाजवादी डेंट लगा रही है मैम। अब ये साबित हो चुका इस चौथे, पहले हुआ ही होता 5वें या 6ठे चरण में हुआ करता था फैसला। मैं आपको बता दूं 3रे 4थे चरण में फैसला हो चुका है। ओके ओके। अरीब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जो हमें बैक स्टेज पर सुन रहे होंगे, अरीब या ऋषा। ओके, राशिद आप हाथ उठा रहे थे, शायद कोई सवाल है आपका गुरदीप के लिए। जी गुरदीप सर चले जाएंगे, इसलिए एक सवाल पूछना चाहता था। गुरदीप सर मैं पूछना ये चाहता हूँ नहीं, मैं आपसे। 6 बजे तक फोकस गुरदीप पे ही रखती हूँ, आप सब सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि इनको जाना है। गुरदीप सर एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि कांग्रेस आई जो इस समय उत्तर प्रदेश में 30-32 सालों से कर रही, मैं पहले भी पूछ चुका, लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता था कि गुजरात के अंदर जहां पर प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य भी है और वहां से जीतकर भी आते हैं, वहां पर जब आपको 3 तिरंगे मिले, जिग्नेश हो, मेवानी हो, हार्दिक पटेल हो, तो आपने उन्हीं के घर के अंदर घुस करके उनको 3 डिजिट से नीचे कर दिया। उत्तर प्रदेश में 30-32 साल से आप अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, और अब 2024 के अंदर उम्मीद भी है कि शायद आपको कुछ ज्यादा कुछ मिल जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि सिद्धू और इस टाइप के जो लोग हैं जो एक हर गेंद पे छक्का मारने की ताकत रखते हैं, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है, आप लोग वो एग्रेसिव राजनीति उत्तर प्रदेश की उसमें क्यों नहीं करते? चूंकि दर्शक नहीं, वोटर्स की मैं बात कहना चाहता हूं, वोटर्स भी तालियां उन्हीं पर पीट रहे हैं आज की तारीख में। आप मुझे समझ में नहीं आता कि उसी लेयर के अंदर खेलना क्यों पसंद करते हैं। जब आपको स्विमिंग पूल में नहाना है तो कॉस्ट्यूम तो पहननी पड़ेगी, आप कोट पैंट में स्विमिंग में थोड़ी ना कर सकते हैं सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ पर लोकल छत्रप को आगे क्यों करके क्यों नहीं करते? जैसे वहां पर आपने 3 लोग खड़े कर दिए थे, ऐसे नेता आप यहाँ पर क्यों नहीं लगाते? अकेले प्रियंका जी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नाम तो बताइए हमें। मैं 3 नाम बताता हूँ, राशिद भाई जो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। जी जी नहीं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि राजनीति लोकल चेहरों के दम पर ही होती है। और अगर अजय कुमार लल्लू हो या राजेश मिश्रा हो, आप उनको क्यों भूलते हैं, अजय कपूर हैं, जितने लोग अभी आए हैं वो चेहरे अपने अपने लेवल पे प्रोजेक्ट हुए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, संगठन में जगह दी गई है, नेशनल लेवल पे सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। लेकिन यूपी के अंदर हमारी जमीन इतनी जिसको कहते हैं हमारा अकाल पड़ा हुआ था कि दोबारा से उसको उपजाऊ बनाने के लिए वक्त चाहिए था। 2 साल लगाए गए हैं। गुजरात में और यूपी में एक फर्क है,
गुजरात में हम लगातार प्रमुख विपक्षी दल बने रहे, इसीलिए वहां पे हमें बीजेपी को उखाड़ने में आज ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यूपी के अंदर विपक्ष की जमीन भी बटी हुई है, कांग्रेस, बसपा, सपा, तीनों पार्टीज की जगह, और छोटी पार्टियां बहुत सारी और हैं, लोकदल भी है, अपना दल भी, और कितनी सारी पार्टियां हैं। तो यूपी के अंदर अगर आप जाति से ऊपर उठ के राजनीति करने की बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करने की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की ओरिजिनल एक राजनीति की जात पर ना पात पर, तो उस राजनीति को रिवाइव करने की कोशिश यूपी में हो रही है, और सीरियस कोशिश हुई है। इसीलिए कोएलिशन नहीं किया गया है, ताकि तमाम सीटों पे कांग्रेस खुद लड़े, अपना संगठन बनाए, और चुनाव की मार्फत जो लोगों में काबिलियत है वो आगे आए और वो पार्टी को आने वाले समय में लीड करें। यही पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। 32 साल जब आप किसी जगह से बाहर हो जाते हैं तो उस जगह पे बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो जमीन पे काम करे बगैर वो हो नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल के अंदर लगातार आंदोलन किए। जो आप देखिए कि सारी की सारी कवरेज प्रियंका गांधी के आंदोलन को जरूर मिली, लेकिन कितनी बार अजय लल्लू जेल गए हैं, कितनी बार मीडिया कवर भले ही ना करता हो, लेकिन उससे कार्यकर्ता तैयार हो रहा था, उससे संगठन तैयार हो रहा था, ये तो सच है। और ये काम मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि यार रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक जाएगा तो गाड़ी फिर वापस पीछे रिवर्स गियर में चली जाएगी। वो काम को आगे करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात पंजाब की, पंजाब वाले पे तो मैं अभी जवाब इसलिए नहीं दे सकता हूं कि मैं एक ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एक पार्टी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति वहां साफ है, हम आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत कठिन चुनाव था, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी आगे आपको नजर आएगी, ये मैं कह सकता हूं। चलिए, आज तो चौथे चरण का मतदान है। गुरदीप, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही थी कि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो प्रियंका गांधी का कैंपेन था, आज उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी ने वो महिला कैंपेन पूरा कॉपी पेस्ट किया एक तरीके से। ऐसा वक्तव्य देना, और फिर उसके बाद आपको भी पता होगा कि कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी यूपी में, तो गठबंधन करना भी होगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी बने कि आपको गठबंधन भी करना पड़े पोस्टपोल में भी समाजवादी पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ। तो क्या केमिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की विद पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी एंड बीएसपी? देखिए, जो आप राजनीतिक स्लोगन देते हैं और राजनीतिक एक दिशा तय करते हैं, उसमें और चुनावी हार जीत में एक फासला होता है। जब बीजेपी ने हिंदुत्व के स्लोगन देने शुरू किए थे, उसके बाद सत्ता में आने में उनको लगभग 2 दशक लग गए थे। कांग्रेस पार्टी ने यूपी के अंदर महिलाओं की केंद्रित नारा गढ़ा, महिलाओं की केंद्रित राजनीति शुरू की, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सफलता मानी चाहिए कि उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरों को सेम स्ट्रेटेजी स्वीकारने में मजबूर कर रही है। जैसे हम बीजेपी को बहुत क्रेडिट देते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व का एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया कि बाकी पार्टियों की मजबूरी इसमें फिट होने की हो रही थी। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने काफी समय के बाद अब एक नया फ्रेमवर्क देने की कोशिश की है, जिसमें बाकी पार्टियां फिट होने की कोशिश कर रही हैं, और ये पहली सफलता है स्ट्रेटेजी की। दूसरी सफलता, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हम इस बार काफी अच्छे वोट लाने जा रहे हैं। जैसे अपूर्व जी ने भी बोला अभी, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि जमीन पे नहीं है, हम बहुत सारी सीटों पे बहुत अच्छा रिजल्ट आने जा रहा है और एक बेस बनने जा रहा है फ्यूचर के लिए। और जहां तक पोस्ट पोल की बात है, पोस्ट पोल की बात आज तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात सच है कि देश के लिए बीजेपी खतरा बन चुकी है। देश के लिए बीजेपी इतना बड़ा खतरा है कि आज खुद उनका कट्टर समर्थक जो व्यापारी वर्ग है वो निकल के वोट करने नहीं आ रहा है। आज उनका कट्टर समर्थक जो है वो पोलराइज नहीं हो रहा है। जो बीजेपी का एक कमिटेड वोट है, जो पिछले 50 साल से 60 साल से कमिटेड है, उसमें पिछले 10 साल में बढ़ोतरी हुई है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उदासीनता उसके अपने समर्थक के अंदर में है। उसका समर्थक परेशान है कि जिस तरह से एक लॉलेसनेस की बात की दी गई है, जिस तरह से इकोनॉमी बिल्कुल पीछे है, जिस तरह से विकास बिल्कुल पीछे है, जिस तरह से केवल नफरत, जो चैन होता है। आज आप किसी से देश में बात कीजिए, वो एक बात कहती है, कांग्रेस के राज में चैन होता था, हम आराम से जीवन जी रहे होते थे। ये नहीं कि रोज तनाव में है, दिन में 10 बार तनाव आ रहा है, एजेंसीज का तनाव आ रहा है, घृणा का तनाव आ रहा है। तो वो जो चेंज हुआ है वो बीजेपी को भी पता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वहां पे एस्टेब्लिश होने में इस बार जगह जमीन मिल रही है, और वो आपको रिजल्ट पे भी नजर आएगा। फ्यूचर की पॉलिटिक्स जरूरी है कि बीजेपी को हर जगह से हटाया जाना जरूरी है। नहीं, आपने ठीक कहा कि एक रिवाइवल मोड में शायद कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन क्या कारण है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपको भी जानना है कि लोगों में कांग्रेस अभी भी वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पा रही है, और उनका ये कहना है कि भाई उनको और विकल्प तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें हो सकता है कि कांग्रेस ना एड्रेस कर पाए। उसका रीजन क्या लग रहा है आपको?
एक तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि कांग्रेस बेरोजगारी या विकास के मुद्दों को एड्रेस नहीं कर सकती है। इस बारे में तो देश में लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि लगातार जो कांग्रेस का राजनीति में तरक्की होती थी, लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि पीछे जो अभी जनता ने देखा 10 साल मनमोहन सिंह जी का राज, उसको लोगों ने याद करना शुरू कर दिया है। अब लोग ये नहीं बोलते हैं कि वो राज के बारे में जितनी प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ हुआ था वो अपने आप एक्सपोज हो चुका है। ये भी बात गलत है कि कांग्रेस पार्टी आज नहीं, आज 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, 4 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में आ सकती है, 4 में, और 5वें में हमारी ग्रोथ हो रही है। तो आपका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं या कांग्रेस पार्टी से इतर देख रहे हैं, इसमें शायद उतनी सच्चाई नहीं है। आज भी कांग्रेस पार्टी 6 राज्यों के अंदर 3 में खुद की और 3 में कोalition गवर्नमेंट चला रही है, जो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी देश में 12 करोड़ लोगों ने 2019 में वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था। तो ये कई बार हम मीडिया प्रोजेक्शंस में उलझ के रह जाते हैं, सच्चाई उससे अलग होती है। आज की तारीख में 4 स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रमुख चैलेंज दे रही है और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि शायद इन 4 स्टेट में हम सरकार बना भी पाएंगे, हमारी वो स्थिति होने वाली है। तो ये जो बातें हैं ये उसके बाद आप लोग भी नहीं करेंगे। ओके, अमिताभ जी आपके पास कोई सवाल है गुरदीप के लिए? फिर गुरदीप ने, तो अगर ये सारे फैक्टर्स जो हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, कई घंटों से ये डिस्कशन चल रहा है, तो इस चौथे चरण के चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो एक ओवरराइडिंग फैक्टर है, जो कि बीजेपी के लिए फेवर में नहीं है इस समय? क्या आकलन होगा इस 49 सीटों पर? अगर आप मुद्दा देखें तो वो क्या मुद्दा है, सबसे प्रबल फैक्टर? मैम, ग्रामीण एरियो के अंदर एंटी कंबेंसी और नाराजगी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो लोगों के अंदर मुद्दा बन गई हैं और वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। ये 2 मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी भी आप लगाइए, एंटी कंबेंसी में लगाइए, या उनकी जो उम्मीदें पूरी थी वो नहीं हो पाई हैं। और ऊपर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे उसमें टैनी महाराज को ले लीजिए या बाकी लोगों को ले लीजिए, आप ये देखिए कि वो जो विधायक जो रोने लगे थे, अभी जो जीतने वाले हैं दोबारा से, साहनी जी, वो गन्ना के भुगतान के लिए टीवी पर आकर रोने लगे। ये बात अलग है कि वो जीत जाएंगे, उनकी कंडीशन, चूंकि सभी लोग उनको पसंद करते हैं। तो जिस विधायक को टीवी पर आकर रोना पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि भाई गन्ना, चूंकि ये गन्ना बेल्ट है, 9 चीनी मिल तो खाली वही लखीमपुर खीरी के अंदर है, तो वहां पर गन्ना के भुगतान के लिए जब रोना पड़ जाए टीवी पर आकर के, तो आम आदमी आराम से अंदाजा लगा लेता है कि जब विधायक की बात नहीं सुनी जा रही तो हमारी क्या सुनी जाएगी। एक बात। और दूसरी बात मैम, एक बात हकीकत यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का रूल रहा है, ईमानदार और सच्चा आदमी थोड़ा सा उसको पसंद नहीं करता। उसने कहा यार ये एक तरफा की बात करते हैं, क्योंकि जमीर तो हर जगह होता है ना। यूं गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। तो अब ये फल बता देगा, क्योंकि वो जो है ना, उनके जमीर को चोट पहुंची कि ये तो आकर सिर्फ एक ही बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैंने आपसे पिछली बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चौथे चरण में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि लेकर के क्या है, और लोगों के अंदर नाराजगी है और इसको गढ़ कहा जाता है। सीतापुर के हालात देख लिए, 4 सीटें कन्फर्म समाजवादी पार्टी को आ जाएंगी इस बार। और लखीमपुर खीरी की बात मैंने आपसे कही, पीलीभीत की बात मैंने आपसे कही, ये इतना तकड़ा डेंट लग रहा। फतेहपुर की बात मैं आपसे कर दूं, वहां पर भी एक सीट पर इतना जबरदस्त तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, जो उसकी बहुत मजबूत सीट थी। और तीसरी बात ये भी है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट, थोड़ा सा वोट जो लाभार्थी के रूप में पिछले चरण में गया था, इस बार थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पर 35%, इस पूरे रीजन की अगर आप बात करेंगी तो 35% दलित वोट है, कुछ एरियो में 20% दलित वोट है। तो यहां पर वो दलित वोट जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी को चला जाएगा। तो ये उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती कि भाई लाभार्थी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाए। तो ये जो अमिताभ जी से मैं एक सवाल करना चाह रही थी कि अमिताभ जी जो ये समीकरण बताया जिसके बारे में अभी राशिद ने, तो क्या हम ये कहें कि जो ये लाभार्थी वर्ग हम जिसकी बात करते हैं कि उनको फ्री में राशन दे रही है सरकार, तो क्या अब वो समय आ गया है कि हमारा इलेक्ट्रेट इतना मैच्योर हो गया है कि उसको फ्री के राशन पानी अब नहीं चाहिए और वो सरकार उनको इस चीज से खुश नहीं कर सकती? डिस्कस कर रहे हैं, कई घंटों से ये डिस्कशन चल रहा है। तो इस चौथे चरण के चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो एक ओवरराइडिंग फैक्टर है, जो कि बीजेपी के लिए फेवर में नहीं है इस समय? क्या आकलन होगा इस 49 सीटों पर? अगर आप मुद्दा देखें तो वो क्या मुद्दा है, सबसे प्रबल फैक्टर? मैम, ग्रामीण एरियो के अंदर एंटी कंबेंसी
और नाराजगी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो लोगों के अंदर मुद्दा बन गई हैं और वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। ये दो मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी भी आप लगाइए, एंटी कंबेंसी में लगाइए, या उनकी जो उम्मीदें पूरी थी वो नहीं हो पाई हैं। और ऊपर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे उसमें टैनी महाराज को ले लीजिए या बाकी लोगों को ले लीजिए, आप ये देखिए कि वो जो विधायक हैं जो रोने लगे थे, अभी जो जीतने वाले हैं दोबारा से, साहनी जी, वो गन्ना के भुगतान के लिए टीवी पर आकर रोने लगे। ये बात अलग है कि वो जीत जाएंगे, उनकी कंडीशन, चूंकि सभी लोग उनको पसंद करते हैं। तो जिस विधायक को टीवी पर आकर रोना पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि भाई गन्ना, चूंकि ये गन्ना बेल्ट है, 9 चीनी मिल तो खाली वहीं लखीमपुर खीरी के अंदर है, तो वहां पर गन्ना के भुगतान के लिए जब रोना पड़ जाए टीवी पर आकर के, तो आम आदमी आराम से अंदाजा लगा लेता है कि जब विधायक की बात नहीं सुनी जा रही तो हमारी क्या सुनी जाएगी। एक बात। और दूसरी बात मैम, एक बात हकीकत यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का रूल रहा है, ईमानदार और सच्चा आदमी थोड़ा सा उसको पसंद नहीं करता। उसने कहा यार ये एक तरफा की बात करते हैं, क्योंकि जमीर तो हर जगह होता है ना। यूं गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। तो अब ये फल बता देगा, क्योंकि वो जो है ना, उनके जमीर को चोट पहुंची कि ये तो आकर सिर्फ एक ही बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैंने आपसे पिछली बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चौथे चरण में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि लेकर के क्या है, और लोगों के अंदर नाराजगी है, और इसको गढ़ कहा जाता है। सीतापुर के हालात देख लिए, 4 सीटें कन्फर्म समाजवादी पार्टी को आ जाएंगी इस बार। और लखीमपुर खीरी की बात मैंने आपसे कही, पीलीभीत की बात मैंने आपसे कही, ये इतना तकड़ा डेंट लग रहा। फतेहपुर की बात मैं आपसे कर दूं, वहां पर भी एक सीट पर इतना जबरदस्त तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, जो उसकी बहुत मजबूत सीट थी। और तीसरी बात ये भी है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट, थोड़ा सा वोट जो लाभार्थी के रूप में पिछले चरण में गया था, इस बार थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पर 35%, इस पूरे रीजन की अगर आप बात करेंगी तो 35% दलित वोट है, कुछ एरियो में 20% दलित वोट है। तो यहां पर वो दलित वोट जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी को चला जाएगा। तो ये उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती कि भाई लाभार्थी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाए। तो ये जो अमिताभ जी से मैं एक सवाल करना चाह रही थी कि अमिताभ जी, जो ये समीकरण बताया जिसके बारे में अभी राशिद ने, तो क्या हम ये कहें कि जो ये, तो आज वो ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाएगा? जो फॉल गाय, जैसे कि अगर अंग्रेजी का एक शब्द है कि who is going to be the fall guy of the BJP? Is it going to be Yogi Adityanath? Is it going to be Modi ji? Is it going to be Amit Shah? वो कौन फॉल गाय बनेगा जिसके कंधे पर रखकर ये गोली चलाई जाएगी कि देखिए यूपी का चुनाव बीजेपी के हाथ से इसकी वजह से निकल गया? कौन होगा वो बंदा? आपका आकलन क्या है? मैम, ये जो गिरावट आएगी ना, इसकी एक वजह तो भारतीय जनता पार्टी की समझ में ये आएगी कि पर्टिकुलर इंसान की जगह हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा है आने वाले समय में चलेगा नहीं, ये इसकी वजह से हम आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी से BL संतोष मिलने गए थे, 150 विधायकों ने सिग्नेचर करके लेटर दिया और कहा कि हम काम नहीं करना चाहते योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में। और फिर राधा मोहन, आपको पूरी बात मालूम है कि वो राज्यपाल को वो लेटर गया भी था, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ जी पूर्व में, ये राधा मोहन दास अग्रवाल जो थे, इन्हीं के तो लाए गए थे, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाया था, बगावत कर चुके हैं। ये हिंदू युवा वाहिनी इनकी बन चुकी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि अगर इनको जरा सा भी ऊपर नीचे किया, मन तो था उनका करने का, क्योंकि उनको मालूम था कि इतनी हार्ड कोर मामला इस बार नहीं चलने वाला, थोड़ा सॉफ्ट लेकर चलेंगे, अपनी योजनाओं को लेकर चलेंगे। लेकिन योगी जी के जो निकले हुए शब्द हैं, मैं उसको कह दूं कि उनसे वो इतना थोड़ा सोचने लगे कि अगर इस समय इनको निकाल दिया गया या इनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया तो ये बगावत पे उतर आएंगे। अगर बगावत पे ना भी उतरे तो कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो इनकी हार्डकोर मानसिकता पर चलते हैं, तो ये मजबूरी रही। तो दूसरा ठीकरा जो अंदाजा है मुझे, वो कम जबान पे इन पर ही फोड़ा जाएगा। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैम, सबसे बड़ा डेंट जो मैंने पहले भी कह दिया था बहुत पहले कि पिछड़ा जो 42-45% है, इसके अंदर जो भी 8% इसमें से यादव अगर निकाल दिया जाए, जो भी इसके अंदर कैप्चर कर लेगा वो संभव अपना बना लेगा। अखिलेश यादव, अगर ये केशव प्रसाद मौर्य को पहले जैसे अध्यक्ष बने थे, इसी वक्त कोई पिछला चेहरा लेकर आ जाते, तो ये जो तमाम जो ये डेंट लग रहा है ना इनके गढ़ में, तो ये डेंट नहीं लगता। और ये डेंट अगर नहीं लगता तो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के मुताबिक
जो बताते हैं कि इन्होंने लाभार्थी वर्ग बना दिया, सड़कें बना दी, हाईवे बना दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ काम हुए भी हैं। 1 किलोवाट का इन्होंने कारखाना नहीं लगाया, हालांकि बिजली का सारे अखिलेश यादव के समय का लगे हुए हैं। और ये लगा, इनका जो तंत्र है ना, वो सोशल मीडिया कहिए या मेनस्ट्रीम मीडिया कहिए, वो इतना मजबूत है कि इनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द पेरिस के हिंदू के कान में चला जाता है। आप एक बात पे और गौर कीजिए, 2014 में, आप सोचेंगे मैं अजीबोगरीब बातें करता हूं, 2014 में जब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, मुझसे ज्यादा जानती हैं, आप ये बताइए 1 से 1.5 महीने में एक बहुत बड़ा काम किया, जबान खरीद ली। चैनल जो सबसे बड़ा था उसको खरीदा गया मुकेश अंबानी के माध्यम से। मैं ये बात कहना नहीं चाहता। अब उसके बाद उनको मालूम था कि हमारे शब्दों, देखिए मैम आप हंसिएगा मत, मैं एक बात कहता हूँ, बचपन में निरमा चलता था, होता ही था, वॉशिंग पाउडर निरमा होता था, तो मेरी मम्मी भी जब कहती थी कि एक काम कर निरमा ले आ, तो हुआ यूं कि निरमा इतना चला, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग, ये निरमा इतना चला मैम कि वो मंगाना तो चाहती थी कुछ और, लेकिन निरमा मतलब वॉशिंग पाउडर का नाम ही निरमा हो गया था। ऐसे ही भारत में नाम ही मोदी जी हो गया। तो इसी इरा से निकलने के लिए गुरुदीप भाई चले गए। मैं आपको फिर बता दूं, ये बहुत आराम से लेटे हुए थे कांग्रेस आई के नेता। इन्होंने कहा ये अपना आप डाउन आएंगे, हम अपना आप ऊपर आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जबानें खरीद ली थी 2014 में, तब किसी को राज्यसभा भेज दिया तो किसी का चैनल खरीद लिया। एक हैदराबाद के चैनल थे, वो थोड़ी देर अटकते अटकते रहे, उनको नहीं तुम भी इधर ही आ जाओ। उसके बाद ये तो शुक्र मानिए, ऊपर वाले का कर्म मानिए कि सोशल मीडिया मिल गया। तो सोशल मीडिया का भी इन्होंने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया। तो ठीक है, जो इन पे फूटेगा आपकी बात का फिर वो जवाब दे दूं कि इनको मालूम है कि हमारा हिंदुत्व चलने वाला नहीं था, और इन्होंने कोशिश बराबर की, कोई कसर नहीं छोड़ी, नहीं चल पाया। और यही वजह है, मैं बार बार कहता हूं, मेरी बात को थोड़ा सीरियस ले लीजिएगा, कि वो जो 4-5% वोट घर में पड़ा हुआ है ना, वो लोग वही हैं जो इनके हार्डकोर वोटर थे, और वो भी देशभक्त हैं। उनका भी दिल दुखता है। बेरोजगारी के आंकड़े आप कितने भी छुपा लें, लेकिन नीलू जी बैठ करके सोशल मीडिया पे बेरोजगारी के आंकड़े पे जब जिक्र करेंगी तो दुनिया में हर जगह सुनी जाएंगी। तो उनको मालूम है कि यार ये कितना भी हिंदुत्व कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली बात ये हमारे कपड़े उतरना है। अब ये बात जब हिंदुइज्म, एक आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। और क्या ये एक बड़ी वजह है कि गांव में हम लोगों ने विजुअल्स देखे कि किस तरीके से एक किसान जो दूध दूहते दूहते, सब पे हिंदी देखता है, और दूध दूहते दूहते एक महिला वो यूट्यूब चैनल पर देखती है कि देखिए बेरोजगारी के ये आंकड़े हैं, और दूध दूहते दूहते ही एक एजेंडा मैंने देखा कि किस तरीके से लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है वो वाकई में करती नहीं है। तो क्या वो चीज आज लोगों के दिमाग में घर कर गई है, और शायद ये वो फैक्टर है जो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है? देखिए नीलू जी ना, दो बातें हैं, राशिद भाई ने भी बात की। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू से, मतलब सत्ता का ही, मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है कि राजपूत जिसका राज उसी का पूत, मीडिया के बारे में सब बोला जाता है। तो जिसका राज होता है उसी का पूत होता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में हम लोग लाख बोल रहे हैं, वो ही करेंगे। कांग्रेस के टाइम में थोड़ा बायस था, ये तो मान लेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन राशिद भाई ये एक तरफा हो गया, वो मैं आपको भाई मैं एक बात कहना, मैं आधा सेकंड का इंटरप्ट करूंगा माफी के साथ। देखिए, अगर ये मीडिया उसी तरह से राज्यों का अनुसरण करता जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से जो नए गांधी आए थे, कांग्रेस आई, उनको इजाजत नहीं देती पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा करने का। आप समझ गए, अन्य हजारे की बात। कलमाड़ी का जो मामला था ना, मीडिया को इतनी इजाजत नहीं मिलती कि कलमाड़ी का मामला पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगा दिया जाए। कोलगेट का मामला इतना ज्यादा नहीं कर दिया। हुआ यूं है कि ये तो इसी गवर्नमेंट ने, मैं अपने आप को बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत बायस होता होगा वो बात अलग है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता होगा, लेकिन जितना बाइज नहीं हुआ है। ग्लोबल टाइम चाइना की बात देख लीजिए, ग्लोबल जो कहते हैं ना माउथ पीस चाइना का। आप सुनिए, मैं आप बात करके खत्म कर दूंगा, मैंने आधे मिनट के लिए इंटरप्ट किया था, माफी चाहूंगा। प्रणब रॉय वो एक बार चीन गए और उनसे कहा जाकर के, आप ये बताइए ऐसी कोई चीज जो भारत में है और हमारे यहाँ नहीं है, तो उन्होंने कहा एक चीज है, बोलने की आजादी। प्रणब रॉय के शब्द बता रहा हूं मैं आपको। तो वो जो है ना, कांग्रेस आई के समय में आजादी थी, इसीलिए कलमाड़ी भी, अन्ना हजारे भी आकर के हंगामा कर गए और कांग्रेस आई की कब्र बनाकर चले गए। लेकिन आज के हालात में देख लीजिए, आपसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे, अगर आप, मैं टीवी वैसे देखता नहीं हूं, मेरा दावा है कि जैसे नवाब मलिक गिरफ्तार हुए होंगे, क्योंकि 3 घंटे से तो मैं आपके साथ हूं, जैसे नवाब मलिक गिरफ्तार हुए होंगे, उन्हें पता है चौथे चरण में तो हालत खराब है। 4 घंटे हो गए सर।
जो सोशल मीडिया पे तो वहां पे चौथे चरण में तो हालात खराब है, नवाब मलिक को ला करके किसी तरह से खत्म किया जाए। तो मैं माफी चाहूंगा, इतना बाइज्ड पहले कभी नहीं रहा मीडिया जितना अब है। जी, अपूर्व बिल्कुल आपको कह रहे थे मैं